Good evening from Dallas, Texas. December 2023 ACCA SBL pre-scene. Industry कौन सी है? Cloud and computing. This is meeting 3. We already done meeting 1. Meeting 1 में we discuss this whole case study जो pre-scene आपके पास है. जिन्होंने meeting 1 नहीं देखी, go check it out. Meeting 2 में I discuss my educational guess कि क्या possibility है requirement की. तो one of the possibilities we discussed the corporate governance. Meeting 2 में हमने corporate governance discuss किया था. टुडे इज मीटिंग थ्री में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले विच इज माई गैस, हाँ, और बिल्कुल तुक्का नहीं, अ गुड गैस, वो है वन ऑफ द फेवरेट एरियाज ऑफ दीज. मैं तो बल्कि कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मैं कहता हूँ एग्जामिनर्स डार्लिंग इज रिस्क मैनेजमेंट. वेदर इट वॉज विद प्री सीन जो आजकल आप देख रहे हो दिसंबर सितंबर में प्री सीन जो ये फैशन स्टार्ट हुआ, इसमें तो रिस्क मैनेजमेंट है ही. लेकिन व्हेन देयर वाज नो प्री सीन स्टिल वी लुक एट द पास्ट पेपर्स, आप पुराने उठा के देखें तो यू विल सी एवरी अटेम्प्ट रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपको नजर आएगा. एंड व्हेन देयर यूज्ड टू बी एसबीएल, जब ये एसबीएल पेपर ही नहीं होता था, वी यूज्ड टू हैव P1 एंड P3, तो P1 में भी हमारे पास यही रिस्क मैनेजमेंट आया करता था. तो पता ही चला ये रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, अच्छा ये प्रैक्टिकली भी आप देखें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, सही है ना. पर्सनल लाइफ में देखें, बिजनेसेस में देखें, हर जगह रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एग्जामिनर के लिए तो मैंने आपसे कहा कि इसका तो हॉट फेवरेट टॉपिक ही है. अच्छा, पहले क्या होता था कि रिस्क वो आइडेंटिफाई भी आपसे करवाता था. लेकिन जब से ये SBL आया ना, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, ये पेपर, इसमें क्या करता है टू मेक इट मोर प्रोफेशनल, वो आपको रिस्क आइडेंटिफाई करके दे देता है, शनाख्त करके दे देता है कि भाई दीज आर द रिस्क. जैसे हमारे इस केस में भी NC टैक में भी उसने रिस्क आइडेंटिफाई कर दिए. आपसे वो क्या मांगता है? आपसे वो चाहता है कि भाई उस रिस्क की मुझे इम्प्लीकेशन पे बात कर दो. असेसमेंट भी करवा सकता है वो अनसर्टेन, वो प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस मैट्रिक्स. लेकिन नॉर्मली वो क्या चाहता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो किस में है कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स बताओ कि ये रिस्क हैं, आई हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, दीज आर द रिस्क ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग. इसको मैनेज कैसे करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, किस तरह इसको ट्रांसफर करना है, इसको मैनेज कैसे करना है. और साथ में वो ये भी पूछ सकता है कि इसकी इम्प्लीकेशन भी बता दो कि ये रिस्क है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. क्योंकि देखो ना, ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन इंटरनल ऑडिटर्स व्हेन दे आइडेंटिफाई द रिस्क, या रिस्क कमेटी को या ऑडिट कमेटी को भेजते हैं, या इवन एक्सटर्नल ऑडिटर्स समटाइम बता के जाते हैं कि दीज आर द रिस्क वी हैव आइडेंटिफाइड. तो जो मैनेजमेंट है उसकी सीरियसनेस कभी भी ज़्यादा नहीं होती जब तक उसका इम्पैक्ट ना बताया जाए. भाई आप मुझे कुछ रिस्क बताएं कि सर ये रिस्क हम आपकी लाइफ में देखते हैं, तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है चलो. लेकिन अगर आप मुझे उस रिस्क के इम्प्लीकेशन भी बताओगे ना, सर ये रिस्क हैं, दीज आर द रिस्क वी हैव आइडेंटिफाइड एंड दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज, अगर आप इस रिस्क के साथ चलोगे तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, नाउ आई विल टेक इट सीरियसली. मैं आपको बोलूँगा अच्छा हाँ यार ये तो बड़ी खतरनाक तुमने बात बताई कि ये इसकी इम्प्लीकेशन है, तो अब मुझे इस समस्या का समाधान भी तो दो, मुझे इसका सोल्यूशन भी बताओ, तो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स भी मुझे बताओ. ये एग्जामिनर आपसे पूछता है. अब वो आपसे चाहे तो वो आपसे वो ब्रीफिंग नोट्स बनवा लेगा हर रिस्क के मुतालिक कि भाई इसके मुझे प्रेजेंटेशन स्लाइड बना के दे दोगे स्ट्रक्चर सा, उसकी इम्प्लीकेशन और मैनेजमेंट टेक्निक, तो वो तो एक फॉर्मेट सा हो गया. आइए ज़रा देखते हैं. तो वी हैव दिस रिस्क रजिस्टर इन दिस NC टैक कंपनी. दे ऑलरेडी मेंटेनिंग अ रिस्क रजिस्टर फॉर दीज प्रिंसिपल रिस्क. वो प्रिंसिपल रिस्क किसने कौन से बता दिए? ये 5 रिस्क बताएं, 1 2 3 4 5. कौन से हैं? नंबर 1 इज कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स. कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स के भाई सबसे पहला रिस्क जो है इनको ज़ाहिर बिजनेसेस को, स्पेशली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हेन देयर इज़ अ टकराव, व्हेन देयर इज़ अ कंपटीशन, और ऐसी डायनामिक इंडस्ट्रीज़ में, और स्पेशली व्हेन दे आर सर्विंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें तो ये कंपटीशन का रिस्क होता ही है ना भाई. ज़ाहिर है जब इंडस्ट्री बूम पे होती है तो आपने माइकल पॉटर 5 फोर्सेस भी पढ़ा है ना, तो नए लोग भी कूदते हैं, एग्जिस्टिंग लोग भी जो चाहते हैं दे वांट टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर, कोई बाहर निकलना भी नहीं चाह रहा था बिकॉज ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट सब अच्छा चल रहा है. तो उनको सबसे पहला रिस्क जो NC टैक का है वो क्या है? NC टैक प्रिंसिपल बिजनेस रिस्क इंक्लूड द फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स. अच्छा देखिए ये रिस्क में भी सब्जेक्टिविटी है. वट एवर आई एम एनालाइजिंग मे बी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर ओपिनियन, और या आपके किसी भी कुलीग और आपके टीचर और इवन एग्जामिनर के ओपिनियन से भी डिफरेंट हो सकता है. इस पेपर की प्रोफेशनलिज्म और सब्जेक्टिविटी यही इसका स्टाइल है, और यही इसकी ब्यूटी है असल में, सही है ना. अनलाइक अकाउंटिंग एंड टैक्स कि मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ हो सकता है आपके दिमाग में कोई और अच्छे पॉइंट्स आ जाए. द फर्स्ट रिस्क इज कॉम्पिटेटिव थ्रेट. नाउ दिस इज एब्सोल्यूट थिंग कि उसने कहा भाई यही रिस्क है. आप ऐसा नहीं कि आप कोई और रिस्क ढूंढने बैठ जाए, नो, दे हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द रिस्क. कुछ लोग थोड़ा ज्यादा इसमें स्मार्ट होते हैं, वो बोलते हैं NC टैक को ये रिस्क भी तो हो सकता है. आपसे पूछा नहीं है, आइडेंटिफिकेशन आपसे नहीं पूछी है, जो रिस्क बताया उसको मैनेज करना बस. तो द फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स. और क्या है उसको कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स में जो उसको सब इश्यूज हैं वो ये हैं कि ऑब्वियसली न्यू एंट्रेंट्स कमिंग, कैप्चरिंग एग्जिस्टिंग NC टैक मार्केट शेयर, एंड वी हैव सीन दैट. आपने वो जो पीछे KPIs बने हुए उसमें नज़र भी आ रहा है. अच्छा, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सलेंस और मार्केट प्रेशर अफेक्टिंग प्राइसिंग.
अच्छा भाई, देखें सवाल ये है कि जब ये कॉम्पिटिटिव थ्रेट होगा तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी, उसका इम्पैक्ट इस पे क्या पड़ेगा। ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जब व्हेन न्यू एंट्रेंट्स कमिंग अप और व्हेन द एग्जिस्टिंग पीपल दे हैव दिस इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, तो ऑब्वियसली दे प्ले विद द प्राइस, जो कि नजर आ रहा है कि अफेक्टिंग द प्राइस, जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू इफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड योर शेयर प्राइस एंड योर शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस, जो कि नजर आया भी अभी इस दफा। आपने देखा था इसके अंदर कि इनका इस साल का प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई है। देखो, दिस इज नॉट रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीकेशन, कि ये एक इम्पैक्ट आएगा कि जब सब प्राइसिंग पे काम करेंगे तो आप ऑब्वियसली आपको भी अपनी प्राइस कम ही करनी पड़ेगी और उसका इम्पैक्ट किस पे आ जाएगा, प्रॉफिट पे आ जाएगा। अच्छा, फिर एक और मसला क्या आ रहा है कि जब ये न्यू एंट्रेंट्स ये कैप्चरिंग एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर, तो इट मीन्स नॉट ओनली दे प्लेइंग विद द प्राइस बट एट द सेम टाइम जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो भी आपके हाथ से जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी चॉइसेस हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और मसला जो इसको लिंक करें एनसी टैक को, कि द एनसी टैक इज ओनली प्रोवाइडिंग आईएएस सर्विस। याद करो फर्स्ट मीटिंग 1, आईएएस सर्विस, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग पैस एंड दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सैस। ये दो सर्विसेज वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। तो अगर एक ही छत के नीचे उनको ये तीनों सर्विसेज मिल जाएंगी जो कि उनके कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दे विल ऑब्वियसली स्विच, यहाँ से वहाँ कर जाएंगे। जैसे होता है ना कॉलेज में भी, कि एक कॉलेज ऐसा है जो एसीसीए के, जैसे हमारा अपना कॉलेज है, कि हम लोग क्या करते हैं कि भाई यू गेट राइट फ्रॉम FIA टू ACCA ऑल 14 15 16 पेपर जितने हैं सब कुछ अलॉन्ग विद ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स एंड देन ICAW एंड देन CFA, आपको वो सारी चीज़ें एक छत के नीचे मिल जाती है। तो बच्चा बोलता है सही यार, एक टीचर हमारा टैक्स भी पढ़ा रहा है, अकाउंटिंग भी पढ़ा रहा है, ये भी पढ़ा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक छत के नीचे ही सारा काम कर ले, रादर देन I'm coming here for SBL and then I'm going there for SBR and all that। तो ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है कि भाई इनका मार्केट शेयर इसलिए भी डाउन होने का रिस्क है, इम्पैक्ट कि एग्जिस्टिंग उसकी वजह से, कि वो आके क्या करेंगे, वो जब सारे सर्विसेज एक साथ दे देंगे तो आप क्या करोगे, आप अपना मार्केट शेयर लूज कर जाओगे। अच्छा, अब इसको मैनेज कैसे करना है, जब कॉम्पिटिटिव थ्रेट, जब इंटेंसिटी ज़्यादा है तो क्या करना है भाई, ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क ऑन योर सर्विसेज। सर्विस तो आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप जाके इसको लिंक करें, पीछे वो जो इसने दिया है वो जो KPIs दिए हैं ऑपरेशनल, उसमें नज़र आ रहा है ना कि भाई सिक्योरिटी ब्रीचेस 2002 में सिक्योरिटी ब्रीचेस भी इनके ज़्यादा हुए, इसका मतलब सर्विस क्वालिटी ख़राब हुई है, लेकिन वो अल्टीमेटली 2003 में फिर मैनेज हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह सर्विस अवेलेबिलिटी टू क्लाइंट जो 95 से 94 हुई एंड देन ऑब्वियसली वेंट अप। तो ये क्लाइंट एवरेज सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग 5 स्टार सर्विस इज़ नीडेड, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर सर्विस से मुराद क्या है, सिक्योरिटी ब्रीचेस, डेटा सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, क्लाइंट को रिस्पॉन्सिवनेस, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें सर्विसेज में आती हैं टू मेंटेन योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट। अच्छा, दूसरा और क्या चाहिए, कंपटीशन, इस इंटेंसिटी को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू हैव इनोवेशन, आपको इनोवेशन चाहिए, जो कि इनके पास नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो बाबे बैठे हैं, दोज 3 फाउंडर्स, दे आर वर्किंग ओनली ऑन IAS और वो उसके साथ खुश हैं। तो यहाँ पर इशू ये भी है कि भाई आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है, तो यू नीड टू वर्क ऑन इनोवेशन प्लस एफिशिएंसी, कॉस्ट इकोनॉमीज पे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इन सब पे काम करना है। बिकॉज व्हेन यू विल गो फॉर एफिशिएंसी, अल्टीमेटली यू विल बी मैनेजिंग योर रिसोर्सेज एंड यू विल हैव योर प्रॉफिट अप, जो कि इन्होंने नजर आया ना भाई, आप अच्छी प्राइस भी ऑफर कर सकोगे और साथ प्रॉफिटेबिलिटी। आप लोग समझ सकते हैं, देखो कहीं भी किसी जनरल ऑर्गेनाइजेशन को जब कॉम्पिटिशन, आप खुद अपने ऊपर रख के देख लें इस केस को। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ ग्रोसरी स्टोर और रिटेल शॉप और मे बी यू हैव अ सॉफ्टवेयर हाउस, व्हाटएवर, और आप अपने कॉम्पिटिशन को कैसे मैनेज करते हो, आप कॉम्पिटिशन को सर्विस से मैनेज करते हो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से मैनेज करते हो, प्राइसिंग से मैनेज करते हो। अगर आपको याद हो माइकल पॉटर की ये थ्योरी, पॉटर्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज क्या थी, कॉस्ट लीडरशिप। यू ट्राई टू इधर यू बिकम अ कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएटर, या फिर वो नीश मार्केट उसके साथ काम कर लो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, सही ना, कि क्लाइंट को सर्विसेज वगैरह ये सब चीज़ें, और क्लाइंट और चाहता क्या आपसे सर्विस सेक्टर में, यही चीज़ें तो चाहता है कि हमें अच्छी प्राइस दे दो और हमें सर्विस अच्छी दे दो। व्हेन इट्स अबाउट ऑल नेटवर्किंग, सारी चीज़ें हर वक्त अवेलेबल हो, 99 to 100%, मैंने मीटिंग 1 में बात की थी। अच्छा, सेकंड, स्टाफिंग कंसर्न। आपको पता है ये IT में ये वाला बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली ये जो टेक फर्म्स हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ सैन फ्रांसिस्को की, सही है ना।
अपने तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं सैन फ्रांसिस्को में, तो मेरे बाकायदा मैं जिन लोगों से मिलता हूँ अपने फॉलोवर्स से और अपने स्टूडेंट से, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि बोला हमारे सैन फ्रांसिस्को में बोला ये जो टेक कंपनीज होती हैं, बोला ये उनकी तरह नहीं है जैसे फोर्ड मोटर्स हैं या टोयोटा मोटर्स हैं या जनरल मोटर्स हैं, जिसमें काम हो रहा होता है, गाड़ियाँ बन रही होती है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी कोई एज सच वैल्यू नहीं होती थी, जस्ट द सुपरवाइजर में भी हैंडीमैन वर्कर, वो इस तरह के लोग हैं, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप इनकी बात करते हो ना टेक कंपनीज़ की, इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ही तो पूरा इदारा बेस कर रहा होता है, जो न्यू ऐप्स लेके आ रहे होते हैं, जो फिनटेक और ये सारे मामला हैं, बोला ये तो नई ऐप्स लेके आ रहे होते हैं, नई इनोवेशन लेके आ रहे होते हैं। जैसे एप्पल की बात कर लें, फेसबुक की, सोशल मीडिया टेक कंपनीज इनकी बात करें, तो इन सब में इनोवेशन, तो बोला इन एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिम्यूनरेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मोटिवेशन जो फाइनेंशियल दी जा रही होती है। ये आप जैसे खुद ही देखते रहते हो गूगल का और ये सारी चीज़ें, खाना पीना ये तो अपनी जगह है कि डेली बेसिस पे फ्री खाना मिलेगा, डिनर मिलेगा, लंच मिलेगा, कल्चर सारा, मसाज मिलेगा, बर्थडे पार्टीज हो रही है, वो सब। बोला उसके अलावा तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये बंदा स्विच हो गया कहीं भी तो ये तो अपनी फर्म खोल के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो इस कामों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन कि जो टेक कंपनीज वाले काम कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जब इसने कहा ना कि हमें स्टाफिंग कंसर्न क्या है, व्हाट इज दिस इज द बिग रिस्क, लॉस ऑफ की पर्सनल, लाइक योर जो मेजर ब्रेन्स हैं वो ब्रेन ही ना ड्रेन हो जाए, तो लॉस ऑफ की पर्सनल, बाईपासिंग इंटरनल प्रोसीजर एंड कंट्रोल, रेगुलेटरी ब्रीचेस जो लॉ कंप्लायंस के इश्यूज, अनएथिकल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस। अच्छा, अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? सीधी बात है, इफ योर एम्प्लॉयज, इफ यू लूज योर एम्प्लॉयज, मेजर एम्प्लॉयज, क्या होगा? अल्टीमेटली योर कॉस्ट इज गोइंग अप। कॉस्ट कौन सी? रिक्रूटमेंट कॉस्ट, फिर से नया एम्प्लॉय हायर करो। ब्रांड इमेज, ये इंप्लीकेशन वाली बात, ब्रांड इमेज से ज़्यादा मैं बोलूँ कॉर्पोरेट इमेज। मार्केट में ये बोलेंगे कि यार डेली बेसिस पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई इनके पास टिकता ही नहीं है, यू वोंट एबल टू अट्रैक्ट न्यू पीपल, तो आपका कॉर्पोरेट इमेज गया। फिर टाइम का इशू, सारा टाइम खराब हुआ। फिर ट्रेनिंग कॉस्ट, जो एम्प्लॉय गया वो गया। फिर इस रिस्क का दूसरे रिस्क के साथ भी ताल्लुक है। देखो समटाइम रिस्क जो है ना वो भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है। जब आपका एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा? या तो वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, जो कि जाहिर है द फर्स्ट डोर जो उसके लिए ऑप्शन होगा वो कॉम्पिटिटर होगा, या फिर वो आपका खुद ही कॉम्पिटिटर बन जाएगा एक नया इदारा खोल के। तो इसका मतलब ये नंबर 2 रिस्क है ना, इट विल गिव बर्थ टू नंबर 1 रिस्क, जो ऊपर वाला रिस्क है उसको भी जन्म देगा ये। तो ये सारे मसाइल इसके साथ खड़े होंगे कि भाई आपके एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं, फिर उनके ये जो कॉस्ट है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, फिर ट्रेनिंग कॉस्ट, फिर इंटरव्यू की कॉस्ट, यानी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सारे मामला होते रहेंगे। अच्छा, जो एम्प्लॉयज़ एक्सपर्ट हैं वो जब चले गए, नए लोग आए, फ्रॉड के चांसेस भी अपनी ज़्यादा हैं, बाईपासिंग इंटरनल प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल, अनएथिकल बिहेवियर, डिसीजन अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन, रेगुलेटरी ब्रीचेस, दीज आर सो मैनी बिग रिस्क। अब इसको मैनेज कैसे करें? इसको मैनेज करने के लिए भाई सबसे पहले, अभी मैंने आपको खुद बातों बातों में ये बात बताई जो सैन फ्रांसिस्को वाली प्रैक्टिकल बात, मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन में दोनों चीज़ें, फाइनेंशियल मोटिवेशन भी, नॉन फाइनेंशियल भी। फाइनेंशियल फैक्टर से ही मोटिवेट करना होगा, जैसे बोनसेज हैं, सैलरीज हैं, रेम्यूनरेशन, ये सब तो देनी है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी इसके अंदर ज़ाहिर है, फीडबैक और जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट, ये सब इनको, सोशल बेनिफिट, लाइफ, ये सब चीज़ें इनको देनी पड़ती है। अच्छे जिम है, ये वो XYZ। तो मोटिवेशन नॉट ओनली, यानी यू टॉक अबाउट मोटिवेशन, नॉट ओनली द फाइनेंशियल साइड ऑफ द मोटिवेशन एज वेल एज द नॉन फाइनेंशियल साइड, वो भी देनी है। अच्छा, यू नीड टू हैव, जब ये इंटरनल कंट्रोल और प्रोसीजर और इनके मसले हैं, तो यू नीड टू हैव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इन NC-TAC के, मेरा ख्याल है मेरी नज़रों से नहीं गुजरा केस के अंदर कि डू दे हैव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑडिट कमेटी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ऑडिट कमेटी ऊपर बैठी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, उसकी प्रेजेंस हो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलेटरी ब्रीचेस एंड इंटरनल, ये मैं बात कर रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट की कि इसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है ना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू से अनएथिकल बिहेवियर एंड ऑल दैट, उसके लिए ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। प्लस समटाइम ऐसा होता है ना कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, उसको कैसे मैनेज करें। हायर पीपल फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, हायर पीपल फ्रॉम गुड कल्चर, हायर पीपल विद गुड रेफरेंस। अमूमन एम्प्लॉयज़ से ही कहा जाता है, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं से कहा जाता है कि तुम अपने रेफरेंस से कोई एम्प्लॉयज़ लेके आओ, सही है ना। तो ये सारी चीज़ें, फ्रॉड वगैरह, इन सब चीज़ों के ब्रीचेस से बचने के लिए तो यू नीड टू हैव गुड इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, गुड इंटरनल कंट्रोल्स। ये जो कह रहे हैं ना हमारे कंट्रोल बाईपास हो जाते हैं, यू नीड टू हैव गुड ऑटोमेशन, अच्छे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब तुम अपने ही कंट्रोल्स को मैनेज नहीं कर सकते, अपने ही तुम्हारे कंट्रोल, हाउ विल यू मैनेज द आउटसाइडर कंपनीज डेटा? क्योंकि तुम्हारा तो काम ही यही है, व्हाट इज द जॉब ऑफ NC-TAC इज टू मैनेज अदर कंपनीज डेटा। तुम तो अपने ही डेटा और अपने ही कंट्रोल उसमें फंसे हो। इसकी तो ऐसी मिसाल होगी कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला है और पता ये चला कि आपके एम्प्लॉयज़, आप क्या किसी को हाइजीन देंगे कि आपके अपने वॉशरूम ही ख़राब पड़े हुए,
जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट जाता हूँ ना, तो मैं उसकी हाइजीन को चेक ही उससे करता हूँ कि मैं जाके उसका रेस्टरूम देख लेता हूँ। अगर उसका रेस्टरूम गंदा है तो इसका मतलब क्या हाइजीन होगी यार, उसी में तो वो जाते हैं उसके एम्प्लॉयज़, कि सारा कबाड़ा हुआ है और वही उन्हीं हाथों से जाके और उसी, आई डोंट नो। खैर, anyways, the third is the technology issue. This is the third risk, very big risk, unavoidable risk है ऐसे बड़े. Lack of internet availability, key to accessing cloud services, service availability on a 24-hour day, 7 days a week basis, virus contamination of client data, operating system and application. हाँ जी, इसका क्या implication होगा भाई, क्या impact आएगा अगर ये technological issue आ गया तो? Ultimately your product will down. आपकी प्रोडक्ट जिस चीज़ को आप बेच रहे हैं, ये तो ऐसे ही हो गया ना कि यू आर आउट ऑफ रॉ मटेरियल है। आप ये बॉटल बनाने जा रहे हो, मतलब प्लास्टिक ही नहीं मिलता आपको, क्या करें, लेबर ही नहीं मिल रही। टेक्नोलॉजी तो इनके लिए वो मेजर टूल है, वो टेक्नोलॉजी में ही हाथ धो बैठे कि भाई वो इम्पैक्ट कितना, ह्यूज इम्पैक्ट। यानी इट्स नॉट एन ऑपरेशनल रिस्क, इट्स अ स्ट्रेटजिक रिस्क। इस इदारे के लिए स्ट्रेटजिक रिस्क है भाई। एक अकाउंटिंग फर्म हो ना, कि उसका थोड़ी देर के लिए क्विक और ऑनलाइन ये कोई इशू बैठा हो, तो हम क्या बोलेंगे कि यार ये थोड़ा बहुत ऑपरेशनल रिस्क है, विल कवर इट अप। लेकिन यहाँ तो मसला ये हो गया कि ये इसके लिए स्ट्रेटजिक रिस्क की तरह आ जाए कि भाई इनके यहाँ इंटरनेट अवेलेबिलिटी, सर्विस अवेलेबिलिटी, और ये जो कंटामिनेशन, जो मिक्सअप हो रहा है क्लाइंट डेटा वायरस के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा एक तो इनके ब्रांड इमेज पे भी आ सकता है। प्लस दे कुड बी फाइन, ये हमने मीटिंग 1 में बात की थी कि जब आप किसी के डाटा के साथ खेल जाते हो तो वहाँ पर ये आपको सू भी करते हैं। और प्लस अगर ये टैग कंपनीज व्हेन दे आर रेडी टू प्रोवाइड द सर्विसेज एंड ऑल दैट, एंड इफ दे आर अनएबल टू प्रोवाइड सर्विसेज और उसकी वजह से द अदर कंपनीज फेसिंग द लॉस, यू विल हैव टू पे मॉनेटरी कंपनसेशन, वो सब आपसे लेते हैं। इसीलिए आपको पता है कि कुछ, आप लोग ऑडिट के स्टूडेंट, आप लोगों को ये बात पता है ना, जो ऑडिट रिस्क जब देखा जाता है तो आपको पता है कुछ ऑडिट फर्म्स ऐसी हैं जो कुछ क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इट्स अ ह्यूज रिस्क and we are not eligible, or maybe our audit partners or audit managers, or maybe we don't have audit personnel, or maybe we don't have the competence. For example, वो जो कौन से US GAAP या IAS और IFRS, तो उसकी वजह से उनको लगता है कि the audit risk is too high and there is a possibility of being sued. बोला हम तो इतने कॉम्प्लेक्स इदारे के साथ काम नहीं कर सकते, तो पहले ही थैंक यू गुड बाय कर देते हैं, और कुछ को तो इजाज़त भी नहीं होती काम करने की। तो बिल्कुल इसी तरह इस कंपनी के ऊपर भी ये इम्पैक्ट हो सकता है कि भाई कुछ डाटा ऐसा होता है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मैंने मीटिंग 1 में कहा था, और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डाटा है, और उस डाटा के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया तो क्या होगा? तो मे बी यू माइट बी सूड, यू माइट बी फाइंड, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी, इस वाले इशू को क्या करें भाई? तो इसके लिए तो ज़रूरी है सबसे पहले बैकअप। यू नीड टू हैव अ गुड बैकअप सिस्टम, कि भाई अगर एक सर्विस प्रोवाइडर आपको लगता है कि कहीं पे सर्विस नहीं मिली, जो बोला लैक ऑफ इंटरनेट अवेलेबिलिटी, तो क्या करें भाई? देयर शुड बी अ बैकअप सिस्टम, कि भाई दूसरा बैकअप हो। अच्छा, और क्या हो सकता है इन सारी चीज़ों में, जो वायरस कंटेमिनेशन और सर्विस अवेलेबिलिटी 24 आवर्स एंड ऑल दैट? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी कुछ काम हो सकता है कि नए बैकअप्स, नए ऑप्शंस लेके आए जा सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ की, कि जो इस सारे मामला को हैंडल कर रहे हैं। तो दिस इज़ service availability on a 24 hours a day, 7 days a week. Maybe system improvement, equipment improvement, जो भी इनके systems हैं उसकी improvement वो बहुत ज़रूरी है। Antiviruses, ये सारी चीज़ें। Then comes data security, very important. ये वही वाला data sensitive data issues. Unauthorized access to client data breach or loss probably from a hacker. Distributed denial of a service attack which involve excessive activity on the system from an unidentified source which significantly slow down the system and reduce its operational performance. क्या impact आएगा इसका? अभी ये बातें भी ऊपर भी हमने थोड़ी बहुत की कि अगर डेटा सिक्योरिटी और इनका ब्रीच होगा, वंस अगेन योर ब्रांड इमेज इज डिस्टर्ब। ये डेटा सिक्योरिटी वाला इशू भी ऊपर वाले जो रिस्क हैं, नंबर 1 रिस्क को, कॉम्पिटिटिव थ्रेट, उसको बढ़ाएगा, इंटेंसिटी को उसकी बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि जो आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, इफ इज़ नॉट सेटिस्फाइड, वो बोलेगा थैंक यू गुड बाय, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। सू भी करेगा, फाइन भी करेगा, ब्रांड इमेज भी ज़ाया होगा, एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी गए, न्यू क्लाइंट्स आना भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे, मार्केट रेपुटेशन वो सब डाउन हो जाएगी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अच्छा यस अच्छा, क्या करें भाई इसके लिए यू नीड टू हैव अ गुड कंट्रोल एनवायरनमेंट प्लस द कंट्रोल एक्टिविटी, के एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट भी चाहिए और कंट्रोल एक्टिविटीज़ भी चाहिए। आप लोग पढ़े हुए हैं F8 ऑडिट में।
कंट्रोल एक्टिविटीज़ आपके पास मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग रेडी, बट देर इज़ नो कंट्रोल एनवायरमेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि पीपल आर नॉट फॉलोइंग दोज कंट्रोल एक्टिविटीज़, दोज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, उसको फॉलो ही नहीं कर रहे. तो इसका मतलब वो एटीट्यूड भी चाहिए मैनेजमेंट का और एम्प्लॉयज़ का रेगुलर बेसिस पे. जैसे होता है ना कि भाई एग्जिट के राउट और वो सब तो मौजूद हैं, लेकिन पता चला जब ड्रिल होती है, जब भगाना होता है लोगों को, तो उस टाइम को ट्रेनिंग के लिए रेडी नहीं होता. इट मीन्स द कंट्रोल एनवायरमेंट इज पुअर, कंट्रोल एनवायरमेंट इज वीक. You need to not only have a good controls along with control environment and control activities. That's very important. At a data breach or loss probably from a hacker or unauthorized access and all that, तो उसके लिए yes, इसके अंदर ये वाला पॉइंट भी एक बहुत ज़्यादा लगेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट. हम लोग की खुद ट्रेनिंग होती थी when I was working here in corporate America. तो उसमें ये होता था कि हमें बाकायदा ट्रेनिंग वो देते थे कि किसी तरफ से भी आपको ईमेल आए, आपने कोई ईमेल को देखना है कि भाई किसके नाम से ईमेल आई, क्योंकि कई हैकर्स हैं उनको पता है कि मेरे मैनेजर का नाम क्या है या मेरा नाम क्या है, मेरा ईमेल क्या है, बहुत सारी चीज़ें. तो मेरे मैनेजर की तरफ से मुझे कुछ आया कि कैन यू शेयर द फाइल विथ मी. और आपको पता है आजकल यहाँ क्या हो रहा है, एक दफ़ा वो आपके डाटा को पकड़ लेते हैं ना, जैसे बच्चे को पकड़ते हैं ना, फिर वो क्या वसूल करते हैं, जो तावान होता है, रैंसम मनी. बाकायदा डाटा के साथ ये होता है कि पहले आपका डाटा वो पकड़ते हैं और उसके बाद आपको फिर ईमेल आ जाती है, कॉल आ जाती है कि प्रोवाइड अस एक्स अमाउंट, इतने हमें डॉलर्स दे दो, इतने मिलियन, डिपेंड्स अपॉन द वर्थ ऑफ द कंपनी एंड ऑल दैट. ये बड़ा रेगुलर इधर चल रहा है कि भाई इतने पैसे हमें दे दो तो हम तुम्हारा डाटा रिलीज़ कर देते हैं, और नहीं करोगे तो फिर थोड़े थोड़े वो तरीके से फिर उसको काटना शुरू करते हैं. जैसे नहीं वो हॉस्टेज बना लेते हैं, ये वही वाला एग्जैक्ट चक्कर है. तो उसकी बाकायदा हमें ट्रेनिंग दी जाती थी इसी काम पे, डाटा सिक्योरिटी पे, कि अगर तुम्हें कोई मैनेजर की तरफ से कोई अर्जेंट ईमेल आ रही है क्या करोगे, तो बोला एक दफ़ा कॉल करके पूछ भी लो, या अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई चैट बॉक्स खुला हुआ है तो उसमें बात कर लो कि यार मैनेजर से नॉर्मल हमारा कल्चर ये होता था कि वी यूज्ड टू वर्क हियर, इसने मुझे इस किस्म की ईमेल क्यों की है, आखिर में ये क्या लिखा है, ये मुझसे इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अचानक क्यों मांग रहा है. तो बहुत सारे वो मुझे तरीके बताते थे कि इन तरीक़ों से यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर इट्स अ जेन्युइन मैनेजर या ये कोई बाहर से आया. बहुत सारी चीज़ें. फिर ईमेल एड्रेस को पढ़ना, उसमें कैपिटल लेटर क्या लिखा हुआ है, .com लिखा हुआ है या .com है क्या है. बहुत छोटी मोटी चीज़ भी माइनर करके आपको ऐसी फील आएगी कि इट्स कमिंग फ्रॉम अ जेन्युइन सोर्स एंड इट्स नॉट. तो ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के, ये ऊपर 2-3 चीज़ों में मैंने आपको बताया. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेगुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकायदा इदारों में ये मैंडेटोरी ट्रेनिंग होती थी, यानी हम लोग की मैंडेटोरी होती थी ट्रेनिंग, हमें ये लाजिम लेनी होती थी ट्रेनिंग, वरना वो आ जाता था कि ऊपर वो हाईलाइट हो जाता था कि इस बंदे ने अभी तक ये ट्रेनिंग नहीं ली है. लोग तो खाना पूरी के तौर पर भी लेते हैं, लेकिन कुछ भी करके आपको वो गुजरना पड़ता था उस ट्रेनिंग से, और रेगुलर हर 3 महीने में, 6 महीने में, इस तरह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट इसमें आ सकता है. यस दे फिर एक और आपके पास है, दैट इज़ regulatory changes. This is also a big risk, good risk, especially when the environment is so dynamic. It's not only about economical environment. हम तो बात कर रहे हैं इस वक्त legal environment, क्योंकि legal environment बहुत ज़्यादा dynamic है. क्यों dynamic है? Due to changes, political, social, ये सारे changes जो हैं, ये changes ही तो push कर रहे हैं law को कि भाई तुम्हें भी law बनाना है for the Facebook, for the Instagram, फॉर मे बी द क्विक बुक्स हैं, ये जो अकाउंटिंग फॉर SAP, SAP, इसके लिए इन तमाम ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने हैं जो हिट कर रहे हैं टू whom, टू द लीगल एनवायरनमेंट, टू द कांग्रेस, टू द पार्लियामेंट, कि भाई आपको इस पे बैठ के गुफ्तगू करनी है. सही है ना. मैंने मीटिंग 1 में भी बात की थी कि एप्पल के पास सबके फेस आइडेंटिफिकेशन सब आई हुई है, ये रेटिना, इसको देख के चेहरा, इसको देख के थंब इंप्रेशन. तो भाई इसके ऊपर भी तो खतरनाक लॉ चाहिए ना, वरना ये कंपनी तो पूरी दुनिया पे छा जाएगी कि भाई सबका डाटा लेके बैठ जाएगी. तो फिर जो पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट है, दे हैव टू कंट्रोल दीज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, इनको संभालना भी है. सही है ना. या इसी तरह जो बड़े बड़े ये जैसे नासा हो गया, बोइंग हो गया, इन इदारों को कंट्रोल भी तो करना है ना. सोशल मीडिया की कंपनीज हो गई, ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है, उसका क्या करें. तो पता ये चला कि ये रेगुलेटरी चेंजेस, इवन अभी आजकल मैं ये न्यूज़ सुन रहा हूँ कि वो जो ड्रोन उड़ रहे हैं, सही है ना, जैसे कैमरा ड्रोन जो हम लोग सब यूज़ करते हैं, अब वो ड्रोन आ रहे हैं जो मेजर अमेरिका में जो बहुत ज़्यादा ड्रोन चल रहे हैं, वो चल रहा है, आप लोगों को पता है वो बड़ी मशहूर कंपनी है DJI. सही है ना. DJI का मेरे पास भी 1-2 चीज़ें DJI की पड़ी हुई है, बट आई डोंट हैव ड्रोन राइट नाउ. तो वो DJI का जो ड्रोन है उस पर ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये ड्रोन जो है उसकी ज़्यादा एप्लीकेशन है, फिर लोग उससे सारी कैप्चरिंग करते हैं पूरे US की, ये सारी चीज़ें तो आम आदमी के पास है. तो दे आर मेकिंग लॉ फॉर इट कि भाई ये कंपनी बाहर मुल्क की है, और बाहर मुल्क से भी स्पेशली किसकी है, चाइना की है, और इनकी तो आपस में वैसे ही है. तो वो सारे मामलात हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं इसके लिए, यानी कहने को व्हाट इज़ दिस, इट्स जस्ट अ कैमरा, फ्लाइंग कैमरा है, लेकिन उसके लिए भी दे आर मेकिंग लॉज. और जब इदारों पे लॉ बन रहे होते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो द लॉ, और उन लॉ को फॉलो करने के लिए भी यू नीड टू हैव कॉम्पिटेंट पीपल.
पीपल जो उस लॉ को समझ सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, यानी कंप्लायंस इज़ अ वेरी बिग रिस्क। क्योंकि अगर आप कभी नॉन कंप्लायंस का शिकार, देखो ना, अगर कभी किसी कस्टमर से कोई ऊंच नीच हो जाए वी कैन मैनेज, अगर कभी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में ऊंच नीच हो जाए वी कैन मैनेज, आर प्रॉफिट एंड लॉस कैन मैनेज, क्या भाई थोड़ा बहुत खर्चा हो जाएगा सोशल में। लेकिन अगर गवर्नमेंट के साथ ही, जो गवर्नमेंट के जो रेगुलेटर्स हैं उनके लॉ के साथ ही आपने ऊंच नीच कर दी, ओ गवर्नमेंट से ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई नहीं है ना उस पर्टिकुलर ज़मीन पे। तो ये वाला, ये रेगुलेटरी चेंजेस वाला मामला, और इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ, कंप्लायंस रिस्क आएगा तो ऑब्वियसली योर लाइसेंस, सीधा आपका लाइसेंस ही कैंसिल होगा। देखो ऊपर वाले रिस्क में तो ये हो रहा था कि यार वो कॉम्पिटिटर आ गया तो थोड़ा बहुत नीच हो गई, प्राइसिंग का इशू हो गया, प्रॉफिटेबल। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट फाइन लगेगा, हैवी फाइन, मे बी यू आर लिक्विडेटेड, यू आर डन, और मे बी योर लाइसेंस इज गॉन, कि भाई लाइसेंस ही चला गया, नो मैटर यू कैन पे द फाइन। समटाइम तो ऐसा होता है ना कि फाइन भी नहीं चाहिए, अब आपका लाइसेंस ही गया, आप चलो भाग जाए ऐसे। तो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए क्या करें, हाउ, ये पहले लिखा गया, न्यू रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द क्लाउड सर्विस इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड बाय द फारलैंड, फारलैंड इज द नेम ऑफ द कंट्री, फारलैंड अथॉरिटीज। अब इसके लिए क्या करें भाई, वंस अगेन you need to have a good internal audit department, because one of the functions of internal audit is what, compliance। internal audit के बहुत सारे कामों में एक बहुत बड़ा काम क्या होता है, कंप्लायंस, कि भाई रेगुलेशन, जो लॉज और रेगुलेशंस हैं जो उस प्रोडक्ट पे जो अप्लाई हो रहे हैं, दे हैव टू फॉलो इट, सही है ना, और दे हैव टू मेक श्योर कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसको फॉलो कर रहा है। और यू नीड टू हैव अ स्पेशल कंप्लायंस डिपार्टमेंट को ऐसा बन जाए, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है तो ज़ाहिर है उसके लिए यू नीड टू हैव वंस अगेन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेगुलर ट्रेनिंग चाहिए। रेगुलर ट्रेनिंग क्यों चाहिए, क्योंकि रेगुलर लॉ चेंज हो रहा है। अब पहले इन्वायरमेंट जो होते थे पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट, दे यूज्ड टू बी वेरी स्टेबल, कि एक दफ़ा एक लॉ बन गया 20-20 25-25 साल चल रहे हैं, हाँ कंपनी लॉ भी बन गया सब। लेकिन जब से ये बाकी इन्वायरमेंट इतने डायनामिक हुए, इतने अनसर्टन हुए, इतने कॉम्प्लेक्स हुए हैं, तो उसके साथ साथ जो लॉ मेकिंग है वो भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो यू नीड टू हैव गुड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सम टाइम यू हायर आउटसाइडर्स। तो इसके लिए एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि आउटसोर्सिंग, कि लोग क्या करते हैं, एक लॉ फर्म जो है ना उसको आउटसोर्स कर देते हैं सारा काम, कि भाई हमारा जितना लीगल मैटर है, अंडरस्टैंडिंग द लॉ, इंटरप्रेटिंग द लॉ, देखो सिर्फ लॉ को पढ़ना ही नहीं है, रीड नहीं करना इंग्लिश में या उर्दू में, इसको नॉट ओनली यू रीडिंग द लॉ, यू आर इंटरप्रेटिंग द लॉ। सो फॉर दैट व्हाट यू डू, यू हायर अ लॉ फर्म, स्पेशलिस्ट लॉ फर्म, कि जो ये कॉम्प्लेक्स लॉ को पढ़ती है और आपके इदारे को ट्रेनिंग देती है और उनसे फिर अप्लाई करवाती है, खुद अप्लाई कर लेते हैं उसको। तो ये सारे काम हो सकते हैं। खैर एनीवेज, what is this, these are the risk already identified by what, by your examiner, उसने आपको आइडेंटिफाई करके दे दिए, और आपने क्या करना है, उसको वो आपसे असेस करवा सकता है और आपसे इम्प्लीकेशन पूछ सकता है, और मे बी वो आपसे, मे बी क्या, मुझे तो बहुत ज़्यादा श्योरिटी लगती है कि रिस्क मैनेजमेंट तो आपसे करवाएगा, कि मुझे टेक्निक्स बताओ, हाउ कैन आई अवॉइड और हाउ कैन आई मैनेज और मिनिमाइज और ट्रांसफ़र और व्हाटएवर, सही ना। किसी किसी चीज़ में आप इंश्योरेंस का ऑप्शन भी ला सकते हो कि इस तरीके से मैं मैनेज कर लूँगा, कि भाई मैं बैकअप भी लाया, साथ साथ मैंने इंश्योर्ड भी कर दिया, ट्रांसफ़र, सही है ना। ठीक है जी, इस केस स्टडी को पढ़ते रहें बिफोर द एग्ज़ाम, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे, आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम देयर, कि ये तो आपको 8-9 पेजेस तो पूरी तरह याद होने चाहिए। यानी एनसी टैक इज़ लाइक योर ओन कंपनी, जैसे इंसान को अपना बिजनेस, अपने घर बच्चे सब पता होते हैं ना उनके नाम, तो आपको ये सब तो पता ही होना चाहिए, कितने फाउंडर थे, कौन थे वो, किस किस पोजिशन में बैठे हैं, बोर्ड कमिटीज़ क्या हैं, एवरीथिंग सब इसका पता होना चाहिए आपको। आई विल कम अप विद नेक्स्ट मीटिंग। दिस वॉज आर थर्ड मीटिंग। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मीटिंग शेयर कर सकते हैं, ये जनरल पब्लिक के लिए, सही है ना, हम स्टूडेंट के लिए जो भी रेलिवेंट, चाहे वो हमारे स्टूडेंट ना भी हो, आप उनके साथ भी शेयर करें। मीटिंग 4 में आई विल कम अप विथ वन मोर गेस्ट, अच्छे गेस्ट के साथ मैं आऊँगा, वो होपफुली वी कैन हैव मीटिंग 4 एंड मीटिंग 5 देन। चलें, अपना ख्याल रखें और आई विश यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। यू हैव अ ग्रेट नाइट। थैंक यू।